नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जो कार्यकाल है, जिनका जो टेन्योर है, वो सबसे ज़्यादा है। तो यह है राजा वीरभद्र सिंह। देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1983 में, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र सिंह जी। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है डॉक्टर वाई एस परमार जी। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि डॉक्टर वाई एस परमार जो है, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो इनका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से है। और सिरमौर में कहाँ पे, सिरमौर में एक जगह पड़ती है बागथन, क्योंकि बागथन भी पेपर में पूछा गया है। तो बागथन नामक जगह से आते हैं डॉक्टर वाई एस परमार जी। इसके अलावा ऑप्शन में प्रेम कुमार धूमल जी दिया है। प्रेम कुमार धूमल जी हमीरपुर से है और हिमाचल प्रदेश के ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शांता कुमार की मैं बात करता हूँ तो हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम था शांता कुमार। और शांता कुमार जो है वो 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा, तो एक दो बुक मैं आपके सामने बताऊंगा यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे लाजो, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति एक षड्यंत्र, धरती है बलिदान की, तो ये सारी जो किताबें हैं ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है उसमें अब अच्छे लेवल का जीके पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डीपली जीके थोड़ा करवा रहा हूँ। तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा किस वर्ष बना। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कांगड़ा जिला है वो हिमाचल प्रदेश में कब उसका जो हिस्सा बना था, क्योंकि ये पहले पंजाब के अंदर आता था, लेकिन अब जो है ये हिमाचल में कब मिला, तो ये 1966 में। देखिए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांगड़ा जिला हिमाचल में कब बना, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, तो ये मिला था 1966 में। क्वेश्चन ये भी आता है कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ, तो विशाल हिमाचल का निर्माण भी 1966 में ही हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक रूप से कांगड़ा की, तो कांगड़ा में एक क्वेश्चन आता है, अक्सर एक क्वेश्चन वहाँ का पूछा जाता है जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, जयंती माता मंदिर, कि जयंती माता जी का मंदिर जो है वो कहाँ पे है। तो जयंती माता जी का मंदिर जो है वो कांगड़ा में है। जब मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ तो कांगड़ा के सभी मंदिर हम देख लेते हैं। जयंती माता का मंदिर कांगड़ा में है, ज्वालामुखी माता का मंदिर कांगड़ा में है, ब्रिजेश्वरी माता का मंदिर और ब्रिजेश्वरी मेला दोनों के दोनों कहाँ पे है, कांगड़ा में ही लगता है, और कांगड़ा में ही ये मेला भी है, होता है ब्रिजेश्वरी माता का मेला, और ब्रिजेश्वरी माता का मंदिर भी कांगड़ा में स्थित है। इसके अलावा चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर भी कांगड़ा में स्थित है। बगलामुखी मंदिर भी कांगड़ा में ही स्थित है। भागसूनाथ एक वाटरफॉल भी और भागसूनाथ एक टेम्पल भी है, ये भी कहाँ पे है, ये भी कांगड़ा में है। चामुंडा देवी जी का मंदिर भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये भी कांगड़ा में स्थित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कांगड़ा के बारे में डिस्कस किए। क्वेश्चन एक और आता है कि कांगड़ा जो किला होता था, वहाँ का जो पहला मुगल किलेदार वो कौन होता था। तो कांगड़ा किले का जो पहले मुगल किलेदार होते थे, इनका नाम क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम था नवाब अली खान। नवाब अली खान जो है वो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार थे। देखिए, अगर हमने पहले मुगल किलेदार कांगड़ा किले के देख लिए हैं नवाब अली खान जी, तो अंतिम मुगल किलेदार कौन थे, तो अंतिम मुगल किलेदार थे, इनका नाम था सैफ अली खान। क्या नाम था, सैफ अली खान जो है वो अंतिम मुगल किलेदार थे कांगड़ा किले के। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक क्वेश्चन के में जो एक्स्ट्रा डाटा आपको बताया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बिजली महादेव मंदिर है वो हिमाचल के किस जिले में है, तो ये जो है ये कुल्लू जिले में स्थित है बिजली महादेव मंदिर। क्वेश्चन यही नहीं रहता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको किस आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है, किस जो स्टाइल में बनाया गया है। तो देखिए, जो बिजली महादेव मंदिर है इसको जो है वो पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया। किस शैली में, पेंट रूप शैली में बनाया गया है बिजली महादेव मंदिर को। यहाँ पे हर वर्ष जो है वो बिजली कड़कती है। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू के कुछ मंदिरों की, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कुल्लू से, तो कुल्लू से आता है हिडिंबा देवी जी का मंदिर। देखिए, हिडिंबा देवी जी का मंदिर ये कुल्लू के मनाली में स्थित है, बड़ा फेमस मंदिर है। देखिए, हिडिंबा जो है वो भीम की पत्नी थी, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और हिडिंबा देवी जी का जो ये मंदिर है, इनको डूंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका अन्य नाम क्या है, डूंगरी माता।
देखिए डूंगरी माता के नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि डूंगरी मंदिर कहाँ पे, तो डूंगरी मंदिर आएगा या हिडिंबा मंदिर आएगा, एक ही बात है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ, डूंगरी माता का एक मेला भी लगता है जो यहीं पे लगता है हिडिंबा के आसपास, जिसको बोलते हैं डूंगरी मेला। तो डूंगरी मेला भी हमारे मनाली में ही लगता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जामलू देवता जी का मंदिर या जामलू देवता की पूजा कहाँ पे की जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी कुल्लू में की जाती है। कुल्लू में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है मलाणा। देखिए मलाणा की अगर बात करता हूँ, मलाणा जो है वो यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। विश्व के सबसे ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ की है, वो मलाणा गांव की है। और जामलू देवता जी का मंदिर भी यहीं पे है। और अगर मैं बात करता हूँ जामलू देवता की, तो जामलू देवता का जो नाम है वो ऋषि जमदग्नि भी इनको कहा जाता है। ऋषि जमदग्नि जो है वो रेणुका माता के पति है और भगवान परशुराम जी के पिता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा बजौरा मंदिर यहाँ पे कुल्लू में ही है। बिजली महादेव मंदिर हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि कुल्लू में स्थित है। कुल्लू का दशहरा, देखिए कुल्लू का दशहरा बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो कुल्लू का दशहरा होता है वो कुल्लू के किस मैदान में मनाया जाता है। तो ये कुल्लू में एक ढालपुर मैदान है, यहीं पे जो है वो कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय एक मेला मैं इसको कहूँगा। और कुल्लू का जो सबसे ऊंची चोटी है इसका क्या नाम है, अक्सर ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डीबी बोकरी पिरामिड। देखिए पुलिस के पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। द सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। देखिए जो सिरमौर राजसी रियासत है इसकी जो स्थापना की थी, देखिए अक्सर यहाँ पे जो है वो डाउट्स रहते हैं, लेकिन राजा रसालू के द्वारा जो है वो सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ ऑप्शन में राजेंद्र प्रकाश दिया है। ऑप्शन के बारे में बात करना हम अक्सर बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ से। राजेंद्र प्रकाश की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। और अंतिम शासक होने के साथ साथ इनके कार्यकाल में सिरमौर में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है पजौता आंदोलन। पजौता मूवमेंट जो हुआ था ये सिरमौर में हुआ था, 1942 में हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस आंदोलन का जो संबंध है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से भी था, पजौता आंदोलन का। तो ये भी आपने याद रखना है। राजेंद्र प्रकाश, शुभंश प्रकाश की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी सिरमौर के एक राजा थे। और अगर मैं बात करता हूँ शुभंश प्रकाश की, तो इन्होंने जो है वो सिरमौर की राजधानी राजबन को बनाया था। ये याद रखना है कि सिरमौर की राजधानी राजबन को किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये शुभंश प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। तो ये अक्सर बेहतरीन क्वेश्चन है। और सिरमौर की अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, तो सिरमौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। और अगर मैं रेणुका झील की बात करता हूँ, ये सिरमौर की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के साथ साथ भारत की सबसे छोटी रामसर साइट भी है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय महिमा लाइब्रेरी, ये भी नाहन में स्थित है। लिंटन मेमोरियल जो है, जो कि राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था लॉर्ड लिंटन जी के याद में। तो लॉर्ड लिंटन जी के स्वागत कहे हम, इसमें बहुत सारी बातें कह सकते हैं। तो शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था ये लिंटन मेमोरियल, ये भी नाहन में स्थित है। और 1857 में जब विद्रोह हुआ था, तो उस समय सिरमौर के राजा कौन थे, अक्सर ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है, तो इनका नाम था राजा शमशेर प्रकाश। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करछम बांगटू पन बिजली परियोजना की क्षमता कितनी है। देखिए जो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना, उसकी जो कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। देखिए 1000 मेगावाट जो है वो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना की जो है वो कैपेसिटी है। और ये जो है वो किन्नौर ज़िले में स्थित है, करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना। सतलुज नदी पर ये बनाई गई है, ये भी आपने याद रखना है। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन ये एक बार आ गया था कि जो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना है इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो एक जेपी इंडस्ट्री है, इसके द्वारा जो है वो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा किन्नौर में एक है शोंग टॉम करछम परियोजना। तो शोंग टॉम करछम परियोजना ये भी किन्नौर में है और ये 402 मेगावाट की है। शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना, शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना, ये आपने याद रखना है, किन्नौर में है और सतलुज नदी पे है। मेगावाट कितना है, 402 मेगावाट। इसके अलावा एक और है जांगी थोपन परियोजना। जांगी थोपन परियोजना भी किन्नौर में है, ये 960 मेगावाट की है। एक है खाब परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाब परियोजना किन्नौर में है, 1020 मेगावाट की है, सतलुज नदी पे बनाई गई है। इसके अलावा किन्नौर से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपके बीच डिस्कस कराता हूँ। जैसे बसपा वैली, जिसको बसपा घाटी और बसपा घाटी को ही सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन रहने वाला है कि बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। अभी टेट में भी ये क्वेश्चन आया था। ये भी किन्नौर में है बसपा घाटी। देखिए किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपिओ है। अब कमेंट में आपने ये बताना है कि किन्नौर का जो हेडक्वार्टर रिकांगपिओ है इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो ये कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है जिसने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जो है इस वीडियो पे दे सकते हैं। इसके अलावा एक खेपा फेस्टिवल होता है, खेपा त्यौहार होता है, ये भी किन्नौर में होता है। रूपा वैली में मनाया जाता है खेपा फेस्टिवल। जब मैं बलोखरा बुक जो है रीड करता हूँ तो उसमें मैंने ये देखा था कि जो खेपा फेस्टिवल जो है ये किन्नौर के रूपा वैली में मनाया जाता है। उक्यांग फेस्टिवल किन्नौर में होता है। फुलेज फेस्टिवल जो है वो भी किन्नौर में होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ विधानसभा की, तो विधानसभा की किन्नौर में जो है वो एक सीट है। कुछ मैरिज के टाइप किन्नौर के अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो मैरिज के टाइप जैसे जाने कंग हो गया, जाने कंग, जाने तंग, ये दोनों आपने याद रखना है। और इसके बाद जैसे दरोश, दरोश भी एक मैरिज का टाइप है। दम चालीसा, दम चालीस भी एक जो है वो मैरिज का टाइप है किन्नौर में। तो सारी मैरिज के टाइप हमने, एक दुब भी है, दुब भी एक मैरिज का टाइप है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये सारी मैरिज के टाइप है। और अक्सर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं दरोश, दम चालीसा, जाने कंग, जाने तंग, तो हम जो है वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये वहाँ की क्वेश्चन है, बेसिकली किन्नौर के क्वेश्चन है, वहाँ की मैरिज के टाइप्स है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि हालदा और फागली त्यौहार मनाया जाता है तो किस ज़िले में मनाया जाता है। तो हालदा और फागली त्यौहार जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। देखिए हालदा और जो हमारा फागली त्यौहार है ये तो लाहौल स्पीति में होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालदा की मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ। हालदा एक ऐसा फेस्टिवल है जो लाहौल स्पीति में दिवाली की तरह मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाहौल स्पीति में जो है बड़े लेट जो है पता लगा था कि भगवान राम आए थे 1 डेढ़ महीने बाद। तो वहाँ पे जो है अब ये त्यौहार हालदा, हमारे यहाँ सिरमौर में जैसे बूढ़ी दिवाली होती है तो वहाँ पे हालदा के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दिवाली की तरह ही एक त्यौहार है जो कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, जिसका नाम है हालदा त्यौहार। देखिए अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की कुछ फेस्टिवल्स की, तो यहाँ पे गोची फेस्टिवल होता है, लोसर फेस्टिवल होता है। लोसर एक ऐसा त्यौहार है जो नव वर्ष का त्यौहार है, इसके बारे में बहुत बार आपके बीच बता चुका हूँ। लोसर जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही ज़िलों में मनाया जाता है। और लोसर के बारे में अगर बात करता हूँ तो ये तिब्बतियों का एक त्यौहार है और नव वर्ष का त्यौहार है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। लदारचा मेला बहुत बार पेपर में पूछा है। लदारचा मेला कहाँ पे है? लदारचा मेला भी लाहौल स्पीति में है। देखिए यहाँ पे चंद्रा और भागा दो घाटियाँ हैं, दो नदियाँ हैं। एक चंद्रा नदी से एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी है। और चंद्रा और भागा नदी जो है वो आगे जाके चीनाब नदी का रूप ले लेती है। और अगर मैं चंद्रा और भागा की बात करता हूँ तो ये दोनों नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पे आपस में मिलती है। ये वही तांडी है जो जहाँ पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। देखिए लाहौल स्पीति की और मैं बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में पट्टन घाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पट्टन घाटी। इसके अलावा लाहौल स्पीति में अगर विधानसभा की बात करता हूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि किन्नौर में एक है, तो लाहौल स्पीति में भी विधानसभा सीट की जो सीट है वो एक है। और मैं बार बार जो है मैंने अक्सर जब मैं मेरे पिछले वीडियोज़ आई थी मैंने वहाँ पे बोला था कि अनुराधा राणा जी यहाँ से विधायक बनी है। तो ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछ लिया भी गया था, तो फिर से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है वहाँ पे महिला सदस्यों की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? अब 3 हो गई है, क्योंकि अब देहरा विधानसभा क्षेत्र से अब नई जो चुन के आई है इनका नाम है कमलेश ठाकुर। तो श्रीमती कमलेश ठाकुर जी चुन के आई है और ये हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी भी है। तो ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र से कौन सी महिला नई चुनकर आई है, तो इनका नाम है कमलेश ठाकुर। तो लाहौल स्पीति की भी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं, तो इस चोटी की मनीरेंग सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 65 के आसपास है। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और अक्सर आपको इस क्वेश्चन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए किस वर्ष हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य बना? देखिए पारसी राज्य से पहले तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। पारसी राज्य बना था 1951। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की गठन की। हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और जब गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश में मात्र और मात्र 4 जिले थे। कौन कौन से जिले थे अक्सर पेपर में पूछते जाते हैं? सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। देखिए सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा थे 4 जिले जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। इसके बाद 1951 में पारसी बनता है और पारसी में ही 1954 में क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का पाँचवां जिला एक मिला लिया जाता है जिसका नाम होता है बिलासपुर। बिलासपुर को जो है पारसी राज्य में मिलाया जाता है। इसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बनता है। 1960 में क्या होता है, इस यूटी में किन्नौर जिला बनाया जाता है और किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है। इसके बाद विशाल हिमाचल का निर्माण 1966 में होता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और भारत का ये 18वां राज्य बनकर जो है आगे आता है हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी पर बैरासियूल जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक बैरासियूल जल विद्युत परियोजना है। ये बैरासियूल जल विद्युत परियोजना जो है, पहले तो पता होना चाहिए भैया कितने मेगावाट की है, तो 180 मेगावाट की है बैरासियूल जल विद्युत परियोजना। देखिए, जो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना है, इसको भी किसी ना किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा। तो इसको एग्जीक्यूट किया है एनएचपीसी। किसके द्वारा किया गया है, एनएचपीसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। अब नदी तो बता दीजिए सर, कौन सी नदी पे है, तो रावी नदी पे। कौन सी नदी पे, रावी नदी पे बनी है बैरासियूल जल विद्युत परियोजना। देखिए, रावी नदी पे बनी है बैरासियूल जल विद्युत परियोजना, इसको एनएचपीसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। इसके अलावा एनएचपीसी के द्वारा तो और भी चंबा में 3 जल विद्युत परियोजना है। चमेरा एक जल विद्युत परियोजना जो कि 540 मेगावाट की। अगर मैं चमेरा एक जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ, ये 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 की बात करता हूँ, ये 300 मेगावाट की है। और चमेरा 3 की बात करता हूँ तो ये 231 मेगावाट की है। अक्सर चमेरा जल विद्युत परियोजना भी रावी नदी पे बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों आपको याद रखनी है, पेपर में आती है बार बार। और चंबा की अगर बात करता हूँ तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा अपनी बेटी चंपावती के नाम पर की गई थी। और राजा साहिल वर्मन एक शक्तिशाली राजा थे चंबा के। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्किप हो गए थे हमारे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ स्वराज पार्टी की, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं बनता है, अगले बार क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये मोतीलाल नेहरू और सीआर दास चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना और कब की गई थी, 1923 में की गई थी। इसके अलावा एक और पार्टी है जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूँ तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ डिटेल्स हम यहाँ से बात करने वाले आईएनसी के बारे में। आईएनसी की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ कि आईएनसी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये एओ ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपने याद रखना है। वंदे मातरम कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में गाया गया था और 27वें अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान। ये भी कोलकाता में ही दोनों गाए गए थे, वंदे मातरम भी और राष्ट्रीय गान भी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अक्सर मैं यहाँ से ये नॉर्मल क्वेश्चन ही बता रहा हूँ अभी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष रहे थे, तो ये एक ही अधिवेशन में रहे थे जिसका नाम है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी जो है एक बार ही अध्यक्ष रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम आगे बात करते हैं अब। कौन सी नदी पाकिस्तान से नहीं बहती है। देखिए, नदी बोल रही है कि कौन सी नदी है, झेलम पाकिस्तान से बहती है, चिनाब बहती है, रावी बहती है। तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए ये झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों की तीनों जो है पाकिस्तान में जाती है और सिंधु की ये सहायक नदियाँ है। ये आपने सिंधु की अगर मैं बात करता हूँ, इंडस रिवर की अगर बात करता हूँ, तो ये मानसरोवर झील के राजस्थान से आती है। और पाकिस्तान के साथ जो है भारत का एक सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था, पीजीडी के पेपर में अभी पीछे हाल ही में पूछा गया था। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंधु नदी जल समझौता की, तो ये एग्जैक्टली पूछा गया था वहाँ पे कब हुआ था, तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 को जो है वो ये हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान जी के बीच में हुआ था। तारीख याद रखनी, 19 सितंबर 1960। देखिए, झेलम नदी की अगर बात करते हैं तो झेलम नदी में जो है वो बेरीनाग झील, झेलम नदी भेरीनाग झील से झेलम नदी आती है। और चिनाब नदी जो आती है ये बारालाचा दर्रे के समीप कहीं से आती है। चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, वो आगे जाके चिनाब नदी बनाती है। रावी नदी बड़ा बंगाल के समीप कहीं से आती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। धूपगढ़ इसका उच्चतम बिंदु है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द
तो धूपगढ़ की अगर बात करता हूँ तो धूपगढ़ जो ये चोटी है मध्य प्रदेश में है और ये जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सतपुड़ा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। देखिए धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। और अरावली माउंटेन रेंज जो है ये अक्सर ज़्यादातर राजस्थान में 80%। और इसके अलावा ये थोड़ी थोड़ी जो है वो गुजरात में भी फैली है, लेकिन हरियाणा तक ही है, यहाँ पे हरियाणा भी में भी है ये। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अगर मैं बात करता हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर ये चोटी राजस्थान में आती है। देखिए विंध्या पर्वत यहाँ पे दिया है, विंध्यांचल पर्वत या विंध्या पर्वत हम इसको कहेंगे, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज जो है ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ही आती है। और इस विंध्या पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गुडविल पीक। क्या नाम है? गुडविल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है विंध्या पर्वत की। दुनिया की सबसे ऊंची जो पीक है अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये 88 मीटर है। ये आपने याद रखना है, 88 मीटर हाइट है विंध्या पर्वत की, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, माउंट एवरेस्ट की 88.86 मीटर हाइट है। और अगर मैं बात करता हूँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल देश में स्थित है और नेपाल में इस चोटी को जो है वो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और चीन वाले लोग इसको चोमुलंगमा कहते हैं और पूरी दुनिया वाले लोग इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। देखिए ज़्यादा मैं यहाँ से जो है वो डिस्कस नहीं करूँगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, मेडिटेरियन सी से उत्पन्न होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए क्वेश्चन एक बार ये आया था पेपर में कि अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से कौन सी स्टेट जोड़ती है, तो वो जिब्राल्टर स्टेट। कौन सी स्टेट जोड़ती है? जिब्राल्टर स्टेट। देखिए जो मार्च अप्रैल के महीने में जो बारिश होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, क्योंकि भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती है उसके कारण जो यहाँ पे जो है वर्षा होती रहती है। तो यही आज के लिए मैं आपके बीच लाया था और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देंगे। विच इज आल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, दो में से एक को जाना जाएगा, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट। तो कमेंट बॉक्स में जिसने वीडियो पूरी देखी है वो बताए। और तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।